सभी को नमस्कार। सभी को राम राम। ऊर्जा संसाधन वाला जो टॉपिक है वो अपने चल रहा था। राजस्थान के अंदर ऊर्जा संसाधन टॉपिक अपने शुरू किया था, जिसमें कुछ तथ्यों के ऊपर हमने चर्चा की थी। ऊर्जा संरक्षण दिवस समवर्ती सूची का विषय है। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल आयोग की स्थापना 1957 में है ना। फिर अपना रेडा था, RSPCL था, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम था। और लास्ट में दो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दो बड़ी घोषणाओं जो हुई थी, योजनाओं का, एक प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, एक PM सूर्य घर फ्री बिजली योजना। तो उनके बारे में हमने इससे पहली क्लास के अंदर चर्चा की थी। चलो अन्य उसी के अंदर कुछ अन्य चीजों के ऊपर आज अपने डिस्कशन करते हैं। देखिएगा, राजस्थान का पहला हाइड्रो एनर्जी पावर प्रोजेक्ट कहां पर है भाई? बारां के अंदर है। बारां की एक तहसील है शाहबाद। उसी शाहबाद तहसील का एक कस्बा आता है शाहपुर। तो ये शाहपुर कस्बे में स्थापित किया जा रहा है और ये शाहबाद तहसील में पड़ता है। शहरिया जनजाति वाली वही है। और जिला कौन सा है? बारां है। जहां पर ये कह सकते हो कि ये वर्तमान में निर्माणाधीन है, संचालित नहीं हुआ। जो राज्य का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट जो है ये माना जाएगा, है ना। तो ये याद रखिएगा। हाँ, एक कल आपसे प्रश्न पूछा था, है ना, याद आ गया बिल्कुल। प्रश्न ये था कि राजस्थान का प्रथम बिजली घर कब और कहां स्थापित हुआ? तो याद रखना, कब स्थापित हुआ? तो उसका उत्तर है 1956, एकीकरण वाले साल। कौन सा स्थापित हुआ? तो राणा प्रताप सागर बिजली घर चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थापित हुआ। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में स्थापित हुआ राणा प्रताप सागर बिजली घर, जो अपने राज्य का पहला बिजली घर माना गया था। कोई बहुत बड़ा ये बिजली घर नहीं था। ये केवल और केवल जो था ये 21 मेगावाट का ही था। कितने मेगावाट का था? 21 मेगावाट का ये बिजली घर था। तो ये अपने राजस्थान का पहला बिजली घर है जो 1956 में चित्तौड़गढ़ में स्थापित हुआ था। और पहले बिजली घर का नाम क्या है? तो राणा प्रताप सागर बिजली घर है। ठीक है। उसके अलावा याद रखिएगा, पहला भूमिगत गैस विद्युत ग्रह कहां पर है? तो याद रखो, मेड़ता के अंदर है। और मेड़ता डीडवाना में नहीं है, मेड़ता आज भी नागौर के अंदर है, जहां पर पहला भूमिगत गैस विद्युत ग्रह है। तीन आसान आसान सी बातें हैं। पहला और एकमात्र हाइड्रो एनर्जी पावर प्रोजेक्ट शाहपुर शाहबाद बारां में है। राजस्थान का पहला बिजली घर 1956 में राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थापित हुआ। देश का पहला भूमिगत गैस विद्युत ग्रह जो है वो मेड़ता नागौर के अंदर है, जो पूरे देश का पहला भूमिगत गैस विद्युत ग्रह है, जो मेड़ता नागौर के अंदर है। याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो, राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में दो कंपनियां काम करती है।
है ना। ए को बोलते हैं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, और ए कंपनी काम करती है राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम। और बढ़िया बात है कि दोनों का जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर के अंदर है। अब देखो मेन चीज को समझना, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन जो निगम है ये बिजली की उत्पादन जो व्यवस्था है उसको ये संभालती है। ठीक है, ये बिजली उत्पादन की व्यवस्था संभालती है। फिर उस बिजली का वितरण कैसे करना है, कौन से जिले को, कौन से मंडल को कितने मेगावाट विद्युत देनी है, वितरण की प्रणाली जो है वो ये कंपनी संभालती है। एक उत्पादन का काम देखती है और एक वितरण का काम देखती है। समझ में आ गया? अब ये जो राजस्थान की वितरण निगम कंपनी है, इसी कंपनी के अंडर में 3 छोटी कंपनियां काम करती है, जिसको अपने बोलते हैं, एक तो है जोधपुर विद्युत वितरण निगम, ए कंपनी काम करती है जयपुर विद्युत वितरण निगम, और ए काम करती है अजमेर विद्युत वितरण निगम। और इनको फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आवंटित किए गए हैं। अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग कंपनियां काम करती है। जैसे अगर अपने जोधपुर वितरण निगम की बात करें तो जिले तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप ना नक्शे के हिसाब से थोड़ा सा एक अंदाजा रखिएगा। जैसे मान लो ये अपना राजस्थान है, ठीक है, तो ये मान लो कि बॉर्डर से अगर अपने शुरू करें, है ना, बॉर्डर से अगर अपना चलना शुरू करें, बॉर्डर का मतलब है उत्तरी जिले गंगानगर से अगर अपना चलना शुरू करें, ठीक है, गंगानगर से लेकर यहां सिरोही तक, ठीक है, सिरोही के बाद में ये जोधपुर वाला एरिया हो गया, नागौर का थोड़ा सा एरिया आता है, फिर ऊपर ये चूरू व झुंझुनू वाला एरिया हो गया। तो ये सारा जो एरिया है ना, ये जोधपुर वितरण निगम का है। मैं जिले अभी आपको बोलकर बताऊंगा, आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। ये जो एरिया है, ये किसका है? ये जोधपुर वितरण कंपनी का है। ठीक है, किसका है? जोधपुर वितरण कंपनी का है। अब एक बात देखना, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं आप नक्शे के हिसाब से देखो। गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, है ना। उसके बाद सिरोही वाला एरिया आ गया, पाली, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, फलोदी, चूरू, हनुमानगढ़ वाला। अब इसमें ना नागौर डिस्ट्रिक्ट नहीं आता, नागौर का एक छोटा सा एरिया आता है जिसको हम जानते हैं लाडनू के नाम से। नागौर का जो एरिया है लाडनू, जो वैसे वर्तमान तो डीडवाना कुचामन जिले में आता है ना। कौन से में आता है? डीडवाना कुचामन जिले में। तो डीडवाना कुचामन जिला पूरा नहीं आता, इसके अंडर में केवल डीडवाना कुचामन का लाडनू आता है। तो ये एरिया जो है ना, ये किसका है? ये जोधपुर विद्युत वितरण निगम का है। ये मान लो कि गंगानगर से शुरू करके अपने को सिरोही तक का एरिया सारा इसी का है। समझ में आ गया? उसके बाद देखो, सिरोही तक का एरिया आ गया, है ना, यानी कि
श्री गंगानगर से सिरोही तक है। सिरोही के बाद देखो उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, अजमेर, नागौर और ऊपर ये सीकर झुंझुनू वाला जो एरिया है, ये सारा किसका है? ये अजमेर विद्युत वितरण निगम का है। किसका? ये अजमेर का है। यानी कि अगर नक्शे में अपने इसको चिन्हित करें तो लगभग इस प्रकार से अजमेर वाला जो मंडल है वो काम करेगा। होता कुछ नहीं है, कई बार जिलों का प्रश्न आ जाए तो नक्शे के हिसाब से एक अंदाजा लग जाता है, उसलिए मैं थोड़ा सा ये आपके लिए बना रहा हूं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बाकी जिले तो देखो भाई पढ़ोगे तो वो रट्टा तो लग ही जाएगा, लेकिन एक नक्शा अगर दिमाग में सेट हो जाए ना तो भी चीज थोड़ी सी बढ़िया हो जाती है। समझ गए? तो ये अजमेर का एरिया हो गया, समझ में आ गया? अजमेर के अंडर में सारा ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, नागौर और डीडवाना कुचामन है ना जिला, वो सारा इसी के अंडर में आता है। ठीक है, बाकी के जो एरिया बचे, ठीक है, बाकी का जो एरिया होगा, ये बाकी का जो एरिया होगा ये सारा किसका होगा जी? हाड़ौती वाला क्षेत्र हो गया, और ये पूर्वी राजस्थान वाला एरिया हो गया। ये सारा एरिया किसका हो गया? ये सारा एरिया जयपुर वाले का हो गया। ये सारा एरिया कौन देखेगा? तो ये सारा एरिया जयपुर वाला जो वितरण है वो देखेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे राजस्थान के अंदर ये 3 कंपनियां काम करती है। ये एरिया किसका है? ये एरिया जोधपुर का है। ये एरिया किसका है? ये एरिया अजमेर का है। और ये एरिया किसका है? ये एरिया जयपुर का है। ठीक है, ये तीनों कंपनियां आ जाएगी, और ये तीनों कंपनियां राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम के अंडर में काम करती है। इस प्रकार से अपने राजस्थान में विद्युत की प्रणाली को जो है वो देखा जाता है। ठीक है ना, तो ये चीजें यहां पर याद रखिएगा। चलो अब अपने आते हैं मेन मुद्दे पर। अब अपने बात करते हैं, इतनी कहानी समझ आ गई? चलो अब देखो, अब आगे अपने बात करते हैं ऊर्जा उत्पादन के विभिन्न प्रकार के स्रोत। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के विभिन्न प्रकार के स्रोत। देखो वैसे तो 2 ही होते हैं, लेकिन हम इनको 4 टुकड़ों में बांट लेते हैं। क्यों? अब समझ आएगा। ऊर्जा उत्पादन के जो स्रोत हैं, एक तो होता है ऊर्जा उत्पादन के परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, एक होते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, एक होते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, और एक होते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ये 4 प्रकार के स्रोत होते हैं। अब देखो चारों में अंतर क्या होता है, बात को समझना। मेन कहानी अब आएगी। परंपरागत क्या होता है? परंपरागत वो सारे स्रोत है जिनसे ऊर्जा बनाने का काम बहुत सालों पहले से होता आ रहा है, वो सारे परंपरागत है। जैसे मान लो जल है, कोयला है, गैस है ना, परमाणु है, इन सब से बिजली पुराने समय से बनती आ रही है। यानी कि जो कभी नष्ट ना होने वाले हो, जो कभी खत्म ना होने वाले हो, और जिनसे बिजली बहुत पुराने समय से बनती आ रही है, वो सारे परंपरागत है। और जिनसे बिजली बनाने का काम इंसान ने अभी आधुनिक समय में अपने दिमाग और अपनी सूझबूझ से जिससे बिजली बनाने का काम शुरू किया, वो सारे गैर परंपरागत है। समझ गए? जैसे मान लो
पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। पवन और सौर से पहले कभी बिजली थोड़ी बनती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पता था सौर ऊर्जा क्या होती है ना। वो तो अभी इंसान ने वैज्ञानिक ढंग से उसमें कुछ शोध किए और सूर्य की किरणों से बिजली बनानी शुरू कर ली, तो वो गैर परंपरागत हो गए। आसान है ना। जैसे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की अगर अपने बात करें तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं वे स्रोत जिनसे विद्युत प्राचीन समय से बनती आ रही हो, वह जो बस आगे मिक्स हो जाएगा, इतना लिख लो। वे ऊर्जा के स्रोत जिनसे बिजली पुराने समय से बनती आ रही हो, जैसे जल ऊर्जा, कोयला या तापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा। ये सारे ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अब देखो जितने भी हमने परंपरागत ऊर्जा के स्रोत आपके सामने जो मैंने लिखे हैं, इसमें से अधिकांश स्रोत ऐसे हैं जिनसे अगर आप एक बार इनसे अगर विद्युत बना लोगे तो ये जलकर खत्म हो जाएंगे। जैसे कोयला है, कोयले को आप जलाकर एक बार बिजली बना लो तो कोयला जलकर राख बन जाएगा। प्राकृतिक गैस है, गैस का एक बार यूज कर लो फिर सिलेंडर खत्म है, फिर दोबारा से रिफिल करना पड़ेगा। पेट्रोल है, पेट्रोल से ऊर्जा बना लो वो खत्म हो जाएगा। यानी कि ये ऊर्जा के जो स्रोत है ना वो एक सीमित समय पर होते हैं, एक बार विद्युत बनाने के बाद वो खत्म हो जाते हैं। एक बार ही जिसे विद्युत बने समझ आना वो परंपरागत है। एक बार ही जिसे विद्युत बने वो क्या है, वो परंपरागत है। लेकिन उस परिभाषा है ना जो एक बार बिजली बने और जिससे बार बार बिजली बने, वो परिभाषा यहां काम करेगी नव्य और अनव्यकरणीय में। परंपरागत और गैर परंपरागत में तो इतना सा ही है। परंपरागत क्या है, जिनसे विद्युत पुराने समय से बनती आ रही हो, समझ गए। तो गैर परंपरागत क्या है, वे स्रोत जिनसे विद्युत बनाने का कार्य मानव ने आधुनिक समय में वैज्ञानिकी ढंग से शुरू किया। यानी कि वो सारे स्रोत जिनसे ऊर्जा बनाने का काम इंसान ने अपने दिमाग से अभी से विद्युत बनाने का जो काम शुरू किया वो सारे गैर परंपरागत है। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, है ना, बायोगैस, बायोमास या भूतापीय और ज्वारीय, ये सारे गैर परंपरागत है। तो इतनी कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। अब मिक्स होने वाला ये सिस्टम है। परंपरागत जिनसे बिजली पुराने समय से बनती आई हो, और गैर परंपरागत जिनसे बिजली बनाने का काम इंसान ने अभी शुरू किया हो। ठीक है। नवीकरणीय कौन से हैं? नवीकरणीय का मतलब है वे स्रोत
जिनसे विद्युत बार बार बनाई जा सके या जो नष्ट ना हो, वो सारे नवीकरणीय हैं। यानी कि जिनका हम नवीनीकरण करते रहे, जो कभी खत्म ना हो, वो सारे नवीकरणीय। अब आप ये बताओ कि पवन कभी खत्म होगी क्या? नहीं होगी। सूर्य की किरणें कभी खत्म होगी? नहीं होगी। बायोगैस, बायोमास कभी खत्म होगी? कभी नहीं होगी। तो इनसे हम क्या होता है, बार बार बिजली बना सकते हैं। इसका मतलब देखो, जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है वो सारे के सारे क्या है, नवीकरणीय टाइप के हैं। लेकिन याद रखना, परंपरागत में जो जल है ना, जल भी तो कभी खत्म नहीं होगा। तो जल भी तो कैसा है, नवीकरणीय है। यानी कि परंपरागत ऊर्जा का इकलौता एक जल ही ऐसा स्रोत है जिससे विद्युत बार बार बनाई जा सकती है। बाकी परंपरागत के किसी भी स्रोत से हम विद्युत बार बार नहीं बना सकते, ये एक अपवाद है। तो एकमात्र वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत बताओ जिसको नवीकरणीय स्रोतों में भी शामिल किया हुआ है, तो वो एकमात्र जल है। क्योंकि नवीकरणीय में लगभग सारे गैर परंपरागत वाले आते हैं। गैर परंपरागत से ही हम बार बार बिजली बना सकते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते। तो जो गैर परंपरागत है वो सारे के सारे कौन से है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। कौन से, गैर परंपरागत। गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत है वो सारे के सारे कौन से है, नवीकरणीय है। लेकिन एक अपवाद है यहां पर, कौन सा है, जल है, जो है तो परंपरागत लेकिन वो आता किस में है, नवीकरणीय में आता है ना। रोचक तथ्य और एग्जाम के लिए काम का है, कभी ना कभी प्रश्न बनेगा। अब आ जाओ अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब है जिनसे हम विद्युत एक बार ही बना सके, विद्युत बनाने के तुरंत बाद जो स्रोत नष्ट हो जाए वो अनवीकरणीय है। अब देखो, परंपरागत में अगर आप जल को छोड़ दो तो बाकी कोई मर्जी देख लो, किसी से भी अगर आप एक बार विद्युत बनाओगे तो वो जलकर खत्म हो जाएगा। इनसे हम इनको नवीनीकरण नहीं कर सकते, इनसे हम बार बार बिजली नहीं बना सकते। तो ये सारे के सारे कौन से हैं, अनवीकरणीय स्रोत है। यानी कि वे स्रोत जिनसे एक बार ऊर्जा बनाने के बाद नष्ट हो जाए, वो कौन से हैं, अनवीकरणीय है। और जो नष्ट ना हो वो नवीकरणीय है। इसका मतलब अनवीकरणीय कौन से होंगे, तो अनवीकरणीय सारे के सारे परंपरागत होंगे जल को छोड़कर। तो याद रखना, जल को छोड़कर, जल को छोड़कर सभी प्रकार के परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से होते हैं, अनवीकरणीय होते हैं। किसको छोड़कर, जल को छोड़कर। और जो गैर परंपरागत है वो सारे नवीकरणीय होते हैं। लेकिन परंपरागत भी एक ऐसा स्रोत है जो नवीकरणीय में आता है, वो कौन सा है, जल है। तो जल जो है ना, ये बड़ा काम का है। और जब भी प्रश्न आता है कि निम्न में से परंपरागत कौन सा है, निम्न में से नवीकरणीय कौन सा है, अनवीकरणीय कौन सा है, तो पुराने पेपर उठा लेना। जितनी भी बार अनवीकरणीय का प्रश्न आया था, हर बार उसने ऑप्शन में जल को लिखा था, क्योंकि ये अपवाद है। तो ये ऊर्जा उत्पादन के 4 प्रकार के स्रोत है, 4 वर्गों में इनको बांटा गया है। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब हम शुरू करते हैं राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन के जो मेन स्रोत है
और उसके अंदर जो जो परियोजनाएं अपने राजस्थान में संचालित है उनके ऊपर अपने बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन के परंपरागत स्रोत। ऊर्जा उत्पादन के परंपरागत स्रोत कौन कौन से? पहली बात हो कि परंपरागत कौन से होंगे, यानी कि जो प्राचीन परंपरा चली आ रही है, जिनसे विद्युत बनाने का जो काम है वो पुराने समय से होता आ रहा है, वो सारे के सारे कौन से हैं? परंपरागत। याद करने के लिए एक थोड़ा सा सिस्टम से याद रखना। जैसे अगर अपने परंपरागत की बात करें तो एक लाइन के जरिए याद रखना, जल में जलता हुआ कोयला डालेंगे, जल में जलता हुआ कोयला डालेंगे तो परमाणु होगा, है ना। जलता हुआ कोयला डालते ही ऐसे एकदम परमाणु विस्फोट सा होता है, और परमाणु विस्फोट होने के बाद में एक गैस सी निकलती है ना, तो प्राकृतिक गैस, पे प्राकृतिक गैस और पे पेट्रोलियम, कौन सा हो गया? पेट्रोलियम। इसमें देख लो, अगर आप इस जल को छोड़ दो तो बाकी किसी से भी अगर आप एक बार विद्युत बना लोगे तो वो सारे जलकर खत्म हो जाएंगे। यानी कि ये परंपरागत जल को छोड़कर बाकी सारे क्या है? अनवीकरणीय है, इनसे हम बार बार बिजली नहीं बना सकते। तो परंपरागत है कौन से? बस इसी लाइन से याद रखो, जल, कोयला, परमाणु, गैस, पेट्रोल। जल, कोयला, परमाणु, गैस, पेट्रोल। याद रखना जो कोयला है इसी को हम तापीय ऊर्जा भी बोलते हैं। कोयला बोल दो या तापीय ऊर्जा बोल दो, बात एक ही है, कोयला या तापीय ऊर्जा। ये सारे ऊर्जा के कौन से स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। चलो अब हम इसमें परियोजनाओं के नाम याद कर लेते हैं। जैसे पहले अपने देखते हैं राजस्थान में जो जल विद्युत परियोजनाएं संचालित है, ठीक है, कौन कौन सी है। चलो एक नक्शे के द्वारा हम बातों को समझते हैं। ठीक है, नक्शे के द्वारा अपने समझते हैं। सबसे पहले जो कई राज्यों की मिलीजुली परियोजना है, जिसमें भारत के भी पंजाब हरियाणा राज्यों का हिस्सा है, पहले हम उन दोनों के नाम लिख लेते हैं। चलो, एक तो है भाखड़ा जल विद्युत परियोजना और एक है व्यास जल विद्युत परियोजना। ठीक है, भारत वाली ये दो पहले आ गई, एक भाखड़ा आ गई, एक व्यास आ गई, काम बन जाएगा। चलो अन्य की बात करते हैं। अपने दक्षिणी राजस्थान से शुरू करते हैं। देखो, दक्षिणी राजस्थान में एक नदी है माही नदी। ठीक है, माही की एक सहायक नदी है अन्नास नदी, बांसवाड़ा में होकर आती है, और एक माही की सहायक नदी है जाखम नदी। 100 माही जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। तो 3 जल विद्युत परियोजना बन गई, माही, अन्नास, जाखम। माही, अन्नास, जाखम। इधर ही निकलती है अपनी सबसे लंबी नदी चंबल। तो चंबल पर चंबल है, और चंबल पर ही करौली में राहु घाट है। चंबल पर ही करौली में राहु घाट है। 5 और नाम हो गए, माही, अनास, जाखम। ये सारा माही नदी तंत्र है। अनास और जाखम ये दोनों माही की सहायक नदियां हैं। फिर चंबल और राहु घाट, 5 नाम हो गए, लिख लेते हैं। 2 तो ये हो गई भाखड़ा व व्यास, उसके बाद माही जल विद्युत परियोजना, जाखम जल विद्युत परियोजना,
अनास जल विद्युत परियोजना, चंबल घाटी जल विद्युत परियोजना और राहु घाट जल विद्युत परियोजना। तो ये अपने राजस्थान की मेन जल विद्युत परियोजनाओं के नाम हो गए। अब देखो, अगर आपको नाम अगर आपने याद कर लिए ना, तो ये मान लो ऊर्जा वाले टॉपिक में आधा काम आपने कर लिया। कि नाम जो है ना, इन नामों में सबसे बड़ी उलझन होती है, तो कैसे भी करके रट्टा लगा लो। परंपरागत में जल है, जल में 7 विद्युत परियोजनाएं हैं। सबसे पहले ऊपर वाली 2 है भाखड़ा व्यास, उत्तरी राजस्थान का काम कंप्लीट हो गया। अब दक्षिणी साइड में आ जाओ, माही अनास जाखम चंबल राहूघाट, माही अनास जाखम चंबल राहूघाट, क्लियर। अब आते हैं तापीय परियोजना पर। किस पर आते हैं? तापीय परियोजना की अपने अब बात करते हैं। देखिएगा, तापीय परियोजना में क्या करो, तापीय परियोजना में ना आप गंगानगर से क्रम से चलना शुरू कर दो। यहां पर भी नक्शे के हिसाब से थोड़ा याद करना। ठीक है, सबसे ऊपर गंगानगर है, अनूपगढ़ में कोई परियोजना है ही नहीं। गंगानगर के बाद बीकानेर है, जैसलमेर में कोई परियोजना नहीं है, फिर बाड़मेर है। ठीक है, पहला जिला गंगानगर, गंगानगर के बाद बीकानेर, और बीकानेर के बाद हमारे काम का है बाड़मेर, क्योंकि बीच में जो अनूपगढ़ और जैसलमेर है, यहां पर कोई तापीय परियोजना नहीं है। गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर। ठीक है, चलो अब देखो, गंगानगर में एक है, गंगानगर में एक थर्मल है। कौन सा? सूरतगढ़ थर्मल। कौन सा है? सूरतगढ़ थर्मल है गंगानगर में। बीकानेर में ये याद कर लो, बीकानेर में 4 है, बीकानेर में 4 है, हाड़ला, नेवली, हाड़ला, नेवली। एक तो है हाड़ला, एक है नेवली, एक है गुड्ढा और एक है बरसिंगसर। कौन सा? बरसिंगसर। ठीक, गंगानगर में एक है सूरतगढ़ थर्मल, बीकानेर में 4 है, हाड़ला, नेवली, हाड़ला, नेवली, हाड़ला थर्मल, नेवली थर्मल, गुड्डा थर्मल, बरसिंगसर थर्मल। हावड़ा, नेवली, सॉरी हाड़ला, हावड़ा नहीं हाड़ला, हाड़ला, नेवली, गुड्डा, बरसिंगसर। बीकानेर में 4 है। समझ में आ गया। अब बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर के अंदर कपूरड़ी, कपूरड़ी, गिरल, बादेसर। ठीक, जिले लिख देता हूं, डाउट ना रहे। सूरतगढ़ कहां पर है? श्री गंगानगर में। हाड़ला, नेवली, गुड्डा, बरसिंगसर, ये चारों कहां पर है? चारों कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। चारों कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। चारों कहां पर है? बीकानेर में। कपूरड़ी, गिरल, बादेसर, ये 3 कहां पर है? बाड़मेर में है। ये 3 कहां पर है? बाड़मेर में है। तीनों कहां पर है? बाड़मेर में है। तो 3 जिलों में 8 परियोजनाएं तैयार हो गई।
ठीक है। नाम बड़े काम के हैं। गंगानगर में 1 है, बीकानेर में 4 है, बाड़मेर में 3 है। गंगानगर में सूरतगढ़ है, बीकानेर में हाड़ला, नेवली, गुड्डा, बरसिंगसर। बाड़मेर में कपूरड़ी, गिरल, बादेसर। कपूरड़ी, गिरल, बादेसर, बाड़मेर। अब सबसे दक्षिण में आ जाओ। सबसे दक्षिणी साइड में जिला कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी साइड में जिला है बांसवाड़ा। और सबसे दक्षिणी साइड के अंदर हमें दान करके आना है, हमें दान करके आना है। तो दक्षिणी साइड के अंदर पड़ती है दानपुर। दक्षिणी साइड में कौन सी हो गई? दानपुर हो गई, राइट। उसके बाद एक कोटा थर्मल है, एक 12 में छबड़ा थर्मल है। एक कोटा है, एक छबड़ा है, एक दानपुर है। कोटा, छबड़ा, है ना। और 12 में छबड़ा है तो 12 में एक और भी तो थर्मल है, कवई थर्मल है। और झालावाड़ में काली सिंध है। यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में ये मान लो 4 थर्मल है। हाड़ौती क्षेत्र में 4 थर्मल है। कौन कौन से? कोटा, काली सिंध, छबड़ा, कवई, चारों हाड़ौती में है। तो 4 हाड़ौती वाले याद कर लो। कोटा, काली सिंध, छबड़ा, कवई, 4 हाड़ौती के हो गए। और एक बांसवाड़ा में दानपुर हो गया। 4 और 1 5, और 5 और 8 कितने हो गए? 13 हो गए। तो 13 थर्मल अपने नाम हो जाएंगे। चलो नाम लिख लेते हैं, देखिएगा। परियोजनाओं के नाम याद कर लो, आधा काम आपको भी लगेगा कि हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो बाड़मेर। बांसवाड़ा में दान करके आना है, दानपुर। फिर 4 परियोजनाएं हाड़ौती क्षेत्र में है। 4 थर्मल कहां पर है? हाड़ौती क्षेत्र में। एक तो है कोटा थर्मल, एक है काली सिंध थर्मल, एक 12 में छबड़ा थर्मल, और एक 12 में है कवई थर्मल। ठीक है। 13 कौन सी परियोजना हो गई? तापीय या कोयला परियोजना हो गई। जल के अंदर 7 नाम है, और तापीय या कोयला के अंदर कितनी परियोजना है? 13 परियोजनाएं हैं। नाम अच्छे से याद कर लो, बाकी चीजों को याद करवाने की गारंटी मेरी है, टेंशन मत लेना। परमाणु याद करने की जरूरत ही नहीं है। परमाणु तो राजस्थान में एक ही है। कौन सा? रावत बाटा। एक ही है, रावत बाटा। और दूसरा परमाणु प्रस्तावित है बांसवाड़ा जिले में, माही नदी के किनारे। दूसरा परमाणु कहां प्रस्तावित है? बांसवाड़ा में, माही नदी के किनारे। फिलहाल वर्तमान में एक ही परमाणु है, रावत बाटा। तो परमाणु में तो एक ही नाम याद करना है, रावत बाटा। ठीक है। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस परियोजनाओं में 4 परियोजनाओं के नाम है, ढंग से याद कर लो। प्राकृतिक में 5 नहीं 4 है। पहले भगवान श्री राम का नाम ले लो, फिर भगवान राम के पास में जा भी आओ, जामर कोटड़ा। भगवान राम के पास वैसे नहीं जाने का बोल रहा, अयोध्या जाकर आ जाओ। अंता और धौलपुर, ये 4 गैस परियोजना है। अंता कहां पर है? 12 में, जामर कोटड़ा उदयपुर में, रामगढ़ जैसलमेर में है। तो प्राकृतिक गैस परियोजनाएं कितनी हो गई? 4 हो गई। रामगढ़, जामर कोटड़ा, अंता और धौलपुर, ये 4 कौन सी परियोजना है? प्राकृतिक गैस परियोजना है।
इतना क्लियर। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ऊर्जा के तो हमारे राजस्थान में भाई 4 ही तो बेसिन है। पेट्रोलियम ऊर्जा के राजस्थान में कितने बेसिन है? 4 बेसिन है। सीधा सीधा अगर याद करो तो क्रम में जिलों के नाम लिख लो, गंगानगर छोड़ दो, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, 4 बेसिन हो गए क्रम में। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। बेसिन का पूरा नाम अगर आप याद करो तो पहले का नाम है बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन। दूसरा है जैसलमेर बेसिन, तीसरा है बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन। और चौथा हाड़ौती में नया बेसिन हो गया विंध्यन बेसिन। तो पेट्रोलियम के राजस्थान में कितने बेसिन है? 4 बेसिन है। तो ये सारी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में जो अलग अलग परियोजनाएं संचालित है उन परियोजनाओं के नाम है। इतने अगर आपने याद कर लिए ना तो इनका आपने आधा काम कर लिया। बहुत बार देखा होगा सीधा सा प्रश्न आता है कि अंता निम्न में से किस प्रकार की परियोजना है? तापीय है, गैसीय है, परमाणु है, पेट्रोलियम है। छबड़ा निम्न में से किस प्रकार की परियोजना है? दानपुर निम्न में से किस प्रकार की परियोजना है ना? परियोजनाओं का नाम देकर वो सीधा सा वो परियोजना है कौन सी, किस प्रकार की, सीधा सा प्रश्न करता है। या सीधा सा वो कई बार जिला देख लेता है कि दानपुर तापीय परियोजना कौन से जिले में है, हाड़ला तापीय परियोजना किस जिले में है, नेवली तापीय परियोजना किस जिले में है। तो कई बार तो सीधा सा जिला ही पूछ लेता है। तो इतना फॉर्मेट आप ढंग से याद करना। कल हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले जल विद्युत परियोजना ये 7 डिटेल में पढ़ेंगे, फिर तापीय के थर्मल जो 13 है सब थर्मल को पढ़ेंगे, फिर परमाणु, फिर प्राकृतिक, फिर पेट्रोलियम। कम से कम ये मान लो 2 घंटे की क्लास के अंदर ये परंपरागत सारी परियोजना कवर होगी। फिर अगली क्लास में हम गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत है वो शुरू करेंगे। तो यहां तक कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आराम से करेंगे लेकिन टॉपिक को बहुत अच्छे से करेंगे कि कम से कम ये टॉपिक ऊर्जा वाला आपका अच्छे से तैयार हो जाए, ताकि ऊर्जा टॉपिक के लिए आपको कभी आगे फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी इसको कल हम डिटेल में आगे शुरू करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।